हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल्स, त्रिभुज को। तो आज के क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स का पूरा डिटेल समझेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। आज के क्लास में लंबा होने के कारण आज कुछ क्वेश्चंस नहीं होगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग यहीं से समझेंगे और जो कि हम लोगों को चैप्टर के दौरान सभी इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे त्रिभुज का ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ठीक है, इसी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स में जब पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है और दूसरा यहाँ पर, तो पहले में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे किसके आधार पर, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर जो त्रिभुजों को बांटा गया है, ये एंगल्स से जो बांटा गया, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग भुजा से, भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया, उसके आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में, त्रिभुज में कोण के आधार पर अगर हम लोग जानेंगे तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड होगा कौन सा, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे कि हम लोगों ने लाइन्स एंड ये में पढ़ा था एंगल में, तो वहाँ पर भी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण पढ़े थे। तो यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। और साइड्स में जब हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला क्या था हमारा, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें न्यून कोण का, न्यून कोण त्रिभुज का। तो इसमें जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा। तो न्यून कोण के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री से जो भी छोटा कोण होगा, जो भी एंगल होगा, सारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 89, ये भी न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा, 45, 60, इस तरह से जो भी कोण होगा, मतलब लेस देन 90 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। और वैसा त्रिभुज जिसमें 90 से कम का होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ये एक हम त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में एक कोण मान लीजिए कि 60 का है, दूसरा भी 60 का है और तीसरा भी अगर 60 डिग्री का है। तो तीनों कोणों को आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों कोणों का जो मान है ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। तीनों कोणों का योग ये देख सकते हैं मान। तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर त्रिभुज बना करके दिखाएं अगर हम, तो ये मान लेते हैं अगर कितना है, 30 डिग्री, और यहाँ पर कर लेते हैं कितना, ये कर लेते हैं 80, तो ये 8 3 11 हो गया, तो ये कर लेते हैं हम लोग 70। तो ये भी क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया जिसमें सभी
त्रिभुज के कोनों का मान देखिए यहाँ पर कोई भी क्या है 90 डिग्री से अधिक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसी बात का ध्यान रखना है हम लोगों को न्यून कोण त्रिभुज में, कि जितने भी त्रिभुज में कोण होंगे, 3 ही कोण होगा एक त्रिभुज में, तो 3 ही कोण होगा, और तीनों कोणों का मान जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, जब अगर 90 डिग्री से लेस है तब यही क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या जोड़ बोल सकते हैं, हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 ही होगा, इससे ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी जैसे देखिए मैंने फर्स्ट वाले यहाँ पर त्रिभुज में रखा था, तो तीनों एंगल को 60 60 60 लिया है। ठीक है, तीनों को यहाँ पर देखिए 60 लिया, तो तीनों का योग 180 हो जाएगा। इस त्रिभुज में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 30 80 और 70 तीनों को जोड़ने से क्या होगा, 180 होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। और न्यून कोण के लिए क्या याद रखना है हम लोगों को, कि थीटा का जो मान होगा ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हम लोग समकोण त्रिभुज का डिस्कशन करते हैं। सेकंड है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो समकोण आप लोगों को याद होगा, समकोण किसे कहते हैं, जब दो रेखा आपस में जुड़ करके, जब दो लाइन्स आपस में जुड़ करके क्या बना है, 90 डिग्री बना है। तो अगर 90 डिग्री बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, समकोण। और 3 भुजा अगर कर देते इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हर हाल में क्या होगा, 90 डिग्री ही बनेगा। त्रिभुज का एक कोण हमेशा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। और दूसरा कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर हम कर सकते हैं 30 डिग्री, यहाँ कर सकते हैं 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 90 है और ये क्या है 45, और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तीनों कोणों का योग अगर देखिएगा, इन तीनों का योग भी 180 हो जाएगा, और इसका कोणों का योग भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है हम लोगों को, समकोण त्रिभुज का जो रूल होगा, अच्छा हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट में पॉइंट में जब डिस्कशन करेंगे उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा क्या, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसमें से एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। और कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इस तरह से एक त्रिभुज दर्शाया जा रहा है, या इस तरह से दर्शाया जा रहा है, या ऐसे दर्शाया जा रहा, किसी भी तौर पर दर्शाया जा रहा, ऐसे कर लेते हम लोग इस प्रकार से कोई भी, और यहाँ पर इस तरह से दर्शा देगा, ऐसे करेगा, यहाँ पर ऐसे करेगा। यहाँ पर अगर कर लेते हैं हम लोग 80 और यहाँ कर लेते हैं 10, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं भी लिखा जाए, इस कॉर्नर में अगर कुछ नहीं भी लिखा जाए, तो ऐसे जो चरकोण इस प्रकार से बनता है चार कोणों का, तो ये हमेशा क्या दर्शाता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। कभी भी लाइन में अगर इस प्रकार से दर्शा दिया है, मतलब इसका कोण का मान क्या है, 90 डिग्री है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाइन, दो लाइन के बीच में अगर ऐसे है, मतलब ये क्या होता है, 90 डिग्री का दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज का। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अधिक कोण के बारे में कि क्या होना चाहिए, थीटा का जो मान होना चाहिए वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से अबव होना चाहिए, और लेस देन किससे होना चाहिए, यहाँ पर कर लेते हैं लेस देन, ये 180 होना चाहिए, 180 से छोटा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग मान देखें तो इस प्रकार से कर लेते हैं और ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर कर लेते 110 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए 110 डिग्री कर लिए, यहाँ कर लेते 30 डिग्री।
तो ये कितना हो गया टोटल 110 30 हो गया, और यहाँ पर 40 कर लेते तो तीनों कोनों का योग क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और इसमें से एक कोण का जो मान है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये क्या है 110 है, मतलब 90 से बड़ा है, 90 से क्या है बड़ा है 110। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, न्यून कोण मतलब क्या होगा 90 से छोटा। समकोण में क्या होता है, समकोण में क्या होता है एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, और अधिक कोण में क्या होगा 90 से बड़ा। यही चीज़ याद रखना है, तीनों कोणों का आप लोगों को याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, त्रिभुज को जो बांटा गया है दूसरे तरीका से, जो क्या है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला तो हो जाएगा क्या समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज को शॉर्टकट में दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से छोटा सा त्रिभुज का आकार का दिखा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है त्रिभुज ही होता है। बार बार क्वेश्चन लिखने में क्या होगा कि त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे इतना बड़ा ना लिख करके इतना ही से दर्शा देंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जान लीजिए। सम मतलब क्या होता है, सम का मीनिंग होता है समान। ठीक है, और बाहु मतलब क्या होता है, तो बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जिसका समान भुजा होता है वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या होगा समान होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हम एक त्रिभुज बनाएं जिसमें इस भुजा का मान अगर हम लोग बताएंगे 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है। तो इस भुजा का भी मान क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा, और इस भुजा का भी मान क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। तीनों भुजाओं का मान क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और भी अगर एग्जाम्पल आप लोग देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें 15 मीटर कर लेते हैं, ये 15 मीटर और ये 15 मीटर, तो यहाँ पर भी देखिए तीनों भुजाओं का अगर मान बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का एक और गुण हम बताते हैं आप लोगों को, इसमें क्या होता है तीनों भुजाओं का मान जो होता है समान होता है, तो इसके कारण क्या होता है तीनों कोण भी यहाँ पर बराबर होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में हमेशा कोण का मान क्या होता है 60 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भुजा का मान तो बराबर होता ही है, और साथ ही साथ क्या होता है कोण हमेशा कितना होगा 60 डिग्री ही होगा। सारा कोण क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं कि एक 60 70 70 70 कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 होता है, और तीनों का मान क्या होगा समान होगा, तो 60 60 करके ही हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में भुजाओं का मान समान, और दूसरा क्या होता है कोण हमेशा कितना होता है, कोण का मान हमेशा 60 डिग्री का होता है। इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ लिए, दूसरा पढ़ेंगे क्या सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो सम द्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर देखिए क्या नाम से पता चल रहा है, सम मतलब क्या होता है समान, द्वि मतलब क्या होता है 2, और भुजा बाहु मतलब क्या होता है भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा क्या हो समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं हम, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इस प्रकार से हम दिखा लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 45, और ये क्या कर सकते हैं 45। तो यहाँ पर देखिए 2 कोणों का मान क्या 2 भुजाओं का मान, यहाँ पर हम क्या किए कोण को बराबर कर लिए। अच्छा कोण भी डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते कि ये क्या है 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा कि 2 भुजा अगर बराबर है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री ही होगा, कम बेस ज़्यादा भी हो सकता है। और हम लोग क्या देखेंगे एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें पहले। अगर इस तरह से कर लें, यहाँ पर इस तरह से दर्शा लेते हैं, ये अगर
समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाओं का मान यहाँ पर अगर 15 है तो ये भी 15 होगा। इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे करके भी बन सकता है त्रिभुज, जिसमें क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा समान होगा। ये अगर 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 20 मीटर का ही होगा। ये दो भुजा समान हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और दो भुजा समान है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा जो भी भुजा समान है उसे दर्शाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डबल लाइन यहाँ कर दिए तो ये भी डबल लाइन, मतलब ये दोनों बराबर है। अगर इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, ऐसे बनाए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा है और दूसरा त्रिभुज इस तरह से बन रहा। और अगर हम कहें यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो पहला दर्शा दिए, एक इसको दर्शाना है तो ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं कि सिंगल लाइन है, ये दोनों आपस में बराबर दिखा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से और तीसरा होता तो तीसरा वाला के लिए क्या करते, 3 लाइन दर्शाते, 3 लाइन इस प्रकार से मान लीजिए एक और जोड़ देते ऐसे, तो ये 3 लाइन दर्शाए तो यहाँ पर 3 लाइन दर्शा दिए। मतलब इसको इससे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, इसको इससे रिलेट कर रहे हैं और इसको इससे रिलेट कर रहे हैं। ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री में ये भी बहुत काम आता है। नेक्स्ट और आखिरी टाइप हम लोग देख लेते हैं भुजा के आधार पर, ये क्या होगा, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। तो नाम से ही पता चल गया होगा, विषम मतलब क्या होता है, असमान, और बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो। जैसे कि इस प्रकार से हम कर लेते हैं, ये अगर देखें तो ये है 5 सेंटीमीटर का, ये देख लेते हैं ये क्या है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये कितना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए कोई भी भुजा यहाँ पर समान नहीं है, तो अगर भुजा कोई भी समान नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद है यहाँ तक सभी को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका क्लासिफिकेशन, मतलब इसका जो बांटने का तरीका है। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे इसमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखना है और जो बुक में भी दिया गया है। चैप्टर का स्टार्ट जब हम लोग करेंगे वहीं पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसी का हम डिस्कशन अभी करेंगे और आप लोगों को डिटेल समझाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर करें तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाया जाए और नाम दे दे ए बी सी, तो यहाँ पर क्या याद रखना है आप लोगों को कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों को। तो ये चीज़ पहला याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और दर्शाते हैं सेकेंड पॉइंट में, कि अगर इसी त्रिभुज में डिस्कस कर लेते कि ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ से क्या करते, सी से एक रेखा आगे की ओर बढ़ाएं और यहाँ पर डी तक बढ़ा दिए। तो डी तक बढ़ाने के बाद क्या होगा कि त्रिभुज में तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, और एक क्या बनेगा, यहाँ पर भी कोण बनेगा, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, बाह्य कोण। त्रिभुज के बाहर है इसलिए बाहरी कोण कहते हैं, या बाह्य कोण बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है कि बाहरी कोण का जो मान होगा त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों के मान से अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या कहना है कि यहाँ का जो कोण का मान होगा यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से भी बड़ा होगा और यहाँ से भी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम कहते हैं कि 110 डिग्री का ये बाहरी कोण है, तो क्या होगा, 110 से ये छोटा ही होगा, ये 70 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर 110 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का बाहरी कोण क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों से बड़ा होता है,
इस पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है त्रिभुज का, त्रिभुज के अंदर में जो 3 कोण बनते हैं उससे हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और एक चीज़ इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बाहरी कोण का जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अगर इस प्रकार से अगर एंगल बनाते हैं ये ABC और D, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये बाहरी कोण है, तो बाहरी कोण जो हो रहा है ये क्या होता है, त्रिभुज के अंदर 2 कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एंगल हम मान लेते हैं क्या, ये x है, ठीक है। तो एंगल जो x बन रहा है ये क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। इस पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये क्या होता है, त्रिभुज के बाहरी कोण का अंतर कोण का 2 जो होता है, जो एक्सटीरियर एंगल जहाँ बना रहा है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो बचा जैसे यहाँ A और यहाँ पर B, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों के समान ही होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, इस प्रकार से देखें तो ये क्या है, एक लाइन है और लाइन में यहाँ पर क्या होता है, टोटल लाइन का जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का भी माप क्या होता है, A प्लस B प्लस C, ये भी क्या होता है 180 डिग्री ही होता है। तो बाहरी कोण का जो मान होगा ये क्या होता है, अंदर के 2 कोणों के योग के बराबर होता है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को कि त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इस प्रकार से आप लोग देखिए कि अगर ये एक त्रिभुज है AB और C एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 2 कोण को अगर जोड़ेंगे, जैसे कि AB है और C है, तो अगर एंगल A प्लस एंगल B करते हैं तो ये क्या होगा, हमेशा ये बराबर नहीं होगा, है ना, यहाँ पर गलत हो गया, ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, किससे, एंगल C से। इसी प्रकार से अगर देखिए एंगल B ले लें प्लस एंगल C करेंगे तो ये हमेशा बड़ा किससे होगा, एंगल A से, तीसरा कोण से। इसी प्रकार से अगर एंगल A प्लस एंगल क्या कर ले, C कर ले, तो ये बड़ा होगा किससे, एंगल B से। तो यहाँ A B और C तीनों का देखें कि 2 कोण को जोड़ेंगे तो तीसरा कोण हमेशा छोटा हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि ये क्या है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो 2 कोण को जोड़ रहे हैं, अगर A और B को जोड़े, ठीक है, तो ये हो गया 60 और ये क्या होगा 60, तो दोनों मिलकर के 120 हो जाएगा। तीसरा कोण कितना है, 60 है। तो अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 120 बड़ा है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग देख सकते हैं कि 2 कोणों का योग किए तो तीसरा कोण से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर है 120, यहाँ पर कर लेते हैं 30 और यहाँ पर कर लेते हैं 50। अब इस कोण के आधार पर आप लोगों को बताना है मुझे कि क्या ये त्रिभुज संभव है, क्या ये त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को चेक करना है तो सिंपल सा अगर चेक करें तो पहले A B और C है, तो A प्लस B करते हैं, देखते हैं बड़ा होता है कि नहीं C से। तो 120 और प्लस 30 किए तो ये कितना हो गया 150, और C कितना है, तो C क्या है 50 डिग्री। तो यहाँ पर तो ठीक है, ये तो सुटेबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग इस प्रकार से देखें, एंगल A और C को जोड़ते हैं तो ये बड़ा होगा कि नहीं, B से चेक करें तो 120 प्लस 50 और B कितना है, यहाँ पर B है 30 डिग्री, तो ये कितना हो रहा है 170 डिग्री, बड़ा है 30 से। तो यहाँ पर भी रूल फॉलो किया कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें क्या कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा है। लेकिन जब हम इन दोनों का करते हैं B प्लस C करें, ये बड़ा होना चाहिए किससे, A से। तो यहाँ पर 30 है प्लस 50 है और ये कितना है 120 है। तो 30 और 50 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्या 120 से बड़ा है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं तो ये उल्टा हो गया, 80 छोटा हो जा रहा है और 120 बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रूल
फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इस प्रकार का ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते हैं जहाँ पर एक कोण क्या है 120 हो, दूसरा कोण 30 हो और तीसरा कोण क्या हो 50 हो। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट यहाँ पर 4th नंबर हम लोग करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज है ABC कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक त्रिभुज है और यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि दो कोण को अगर माइनस करेंगे, मान लेते हैं एंगल A माइनस एंगल B करते, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, एंगल C से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 60 लेते हैं, ये 60 लेते हैं और ये भी क्या ले रहे हैं 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो एंगल को घटाएंगे, A और B को घटाएंगे तो C से छोटा होना चाहिए। तो एंगल A का मान है 60, B का भी मान है 60 और ये भी क्या है 60। तो इन दोनों घटाएंगे तो 0 बड़ा है 60 से, इस प्रकार से। और भी अगर देखें ट्रायंगल जिसमें हम कर लेते हैं ये 80, ये कर लेते हैं 70 और ये कर लेते हैं 30। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर दो कोण करेंगे, ये A B और C, A प्लस B माइनस इसमें दिखाना है ना, A माइनस B बड़ा होना चाहिए किससे, C से। तो A का मान है 80, B का मान है कितना 70 और C का मान क्या है 30 है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना है 30। तो यहाँ पर देखिए सही है, 10 क्या है, छोटा है किससे, C से। इसी प्रकार से अगर और भी चेक कीजिएगा, अगर इन दोनों को घटा ले A माइनस C और बड़ा होना चाहिए B से, तो यहाँ पर 80 माइनस 30 कर लेंगे, यहाँ पर कितना है 70 है, तो घटाएंगे तो ये कितना हो गया 50, ये 70। तो यहाँ पर भी ठीक है। किसी भी तरह से चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, दो कोणों का जो अगर घटाव होगा, दो कोणों को अगर घटाया जाएगा, ठीक है, तो तीसरा कोण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोगों ने पॉइंट क्या देखा, पहला पॉइंट जो था तीसरा नंबर में, उसमें क्या था कि दो कोणों का योग, कोणों का योग अगर योग करें तो क्या होता है, तीसरा से बड़ा होता है, ठीक है। और चौथा में क्या डिस्कस किए हम लोग कि दो कोणों का योग के जगह अंतर, तीसरा या तीसरे कर लेते हैं ना इसको, यहाँ पर तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। इन्हीं दो बातों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगर तीसरे नंबर पॉइंट और चौथे नंबर पॉइंट से अगर बात करें भुजा का, तो यहाँ पर ये चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है कि दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरे भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। और यही चौथा से अगर डिस्कस करेंगे तो दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, तीसरे भुजा से छोटा होगा, ठीक है। अब भुजा का अगर बोलेंगे या कोण का, दोनों का मान एक ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि दो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10 आया और यहाँ पर 30 आया। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसे कर दें, त्रिभुज को भुजा से अगर देखें, ठीक है, भुजा से अगर हम लोग देखेंगे कि ये दे देते हैं 10, ये 15 और ये ले लेते हैं 12, इस प्रकार से हम ले रहे हैं। अब ये त्रिभुज संभव है कि नहीं आप लोगों को बताना है कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाला हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो क्या कर लें कि दो भुजाओं को जोड़ दें और तीसरा वाला से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 10 + 15 कर लिए, ये बड़ा होना चाहिए 12 से, तो इन दोनों को जोड़िए तो ये 25 बड़ा है किससे, 12 से। और भी अगर चेक करना है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 15 + 12 जोड़ देते हैं, बड़ा होना चाहिए 10 से, तो ये कितना हो जा रहा है 27, बड़ा है यहाँ पर 10 से। और भी चेक करना है तो इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, 10 + 12 बड़ा होना चाहिए किससे, 15 से, तो यहाँ हो जा रहा है 22, बड़ा है कितना, 15 से। तो ये संभव है।
दूसरे तरीका से अगर चेक करना चाहें माइनस वाला रूल से, तो यहाँ पर क्या करना होगा, दो कोनों को घटाना होगा। तो 15 माइनस 10, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 15 माइनस 10 छोटा होना चाहिए किससे, तीसरा भुजा से, तो ये 12, तो यहाँ पर आएगा 5, छोटा है किससे, 12 से। इसी प्रकार से और भी चेक करना चाहें, अगर माइनस वाला रूल से अगर चेक करना चाहें, तो अब क्या करते हैं, इसे और इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 12 माइनस 10 बड़ा होना चाहिए 15 से, तो यहाँ 2 बड़ा है, 2 छोटा है किससे, 15 से। और भी चेक करना है तो तीसरा अगर भुजा चेक करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 15 माइनस 12 छोटा होना चाहिए किससे, 10 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 छोटा 10। तो यहाँ पर भी रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ भी कर रहा और यहाँ भी कर रहा है। तो प्लस वाला कर सकते हैं, दो भुजाओं का योग बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। या तो क्या कर सकते हैं, दो भुजाओं का अंतर छोटा होगा किससे, तीसरी भुजा से, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से, ये क्या है, 10, 15 और 17। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस वाला में क्या होगा, दो गो का जोड़, ये और ये, 15 प्लस 17 बड़ा होगा 10 से। अगर माइनस अगर करेंगे तो 17 माइनस 15 छोटा होना चाहिए किससे, 10 से। माइनस वाला में क्या होता है, छोटा, और प्लस वाला में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसी बात का। सेम एंगल अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर कर ले 80, ये 70 और ये कर लेते हैं 8 7 15, तो यहाँ हो जाएगा 30, है ना। तो क्या होना चाहिए, दो कोनों का योग, मतलब कि अगर प्लस वाला देखें तो 80 प्लस 70 बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरा एंगल से। और माइनस वाला देखेंगे तो 80 माइनस 70 छोटा होना चाहिए 30 से। तो यहाँ घटा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तीनों रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा 5वां नंबर कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे केंद्रक। ये केंद्रक के बारे में बात करेंगे। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, तो यहाँ पर एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, तीनों का नाम दे दिए। अब क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पर अगर देखेंगे ए बी भुजा का अगर बीच बिंदु ले लें तो यहाँ पर आएगा। अगर बी सी का बीच भुजा का मान लेंगे तो यहाँ आएगा। उसी तरह ए सी के बीच का मान लेंगे तो भुजा का यहाँ आएगा। अब अगर इन सभी को मिलाएंगे, जैसे ए से इसके बीच वाला को मिलाएंगे, बी से इसके बीच वाला को मिलाएंगे और सी से इसके बीच वाला को मिलाएंगे, तो इन सभी को मिलाने के बाद क्या होगा, बीच में एक पॉइंट बनेगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। सिंपल से तरीका से मैंने समझाया क्या कि कोई भी अगर त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है, या पी क्यू आर कुछ भी लीजिए, तो ए जो दिख रहा है आपका शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं ए बी और सी। तो ए शीर्ष से अगर देखें तो इसके सामने कौन सा भुजा है, तो बी सी भुजा है। तो बी सी का मध्य बिंदु लेंगे और इसे मिलाएंगे। उसी प्रकार से शीर्ष बी से ए सी सामने है इसका, तो ए सी का मध्य बिंदु ये है, इसे मिलाएंगे। इसी प्रकार से शीर्ष बिंदु सी से लेते हैं और ए बी इसके सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो सम्मुख भुजा का बीच का यहाँ है, इन दोनों तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, त्रिभुज के बीच का लेना है और उसके ऑपोजिट का शीर्ष लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, 6ठा नंबर होगा शायद, इसे हम लोग लंब केंद्र। लंब केंद्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लंब केंद्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर ए बी और सी ले लेते हैं। तो शीर्ष सी से आप लोग देखिएगा कि शीर्ष सी से अगर हम लोग इसके अपोजिट साइड है बी सी, इस पर अगर लंब डालें तो इस प्रकार से डालेंगे। और लंब है मतलब 90 डिग्री होता है लंब का मतलब, तो यहाँ पर 90 डिग्री डालें।
इसी प्रकार से शीर्ष बी से अगर हम लोग AC पर लंब खींचेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ से भी लेते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो सभी क्या किए, अपोजिट शीर्ष से उसके अपोजिट साइड में अगर लंब डालते हैं तो उसके तीनों भुजाओं के कारण जो बनाया गया लंब है, तो यहाँ पर बीच में एक जगह तीनों का कटेगा, और कटने से जो बिंदु बनता है यहाँ पर O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, लंब डाल रहे हैं इसीलिए उसका जो केंद्र है उसी को लंब केंद्र कहते हैं। दोनों में केंद्रक और लंब केंद्र में अंतर क्या है, ये लंब केंद्र है और ये केंद्रक। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें हमेशा लंब डाला जाता है, मतलब 90 डिग्री बनता है। ठीक है, लंब का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। तो लंब कब होगा लंब केंद्र, जब 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, केंद्रक कहलाएगा, त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अंतः केंद्र का। अंतः केंद्र का, तो अंतः केंद्र क्या होता है, अगर हम लोग कोई एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, और त्रिभुज के अंदर कोई एक वृत्त खींच लेते हैं, कोई एक गोलाकार वृत्त खींच लेते हैं, और वृत्त में क्या होगा, इसका एक केंद्र होगा, और इससे अगर हम लोग इस प्रकार से पास कराएंगे कोई भी तीनों भुजाओं को, तो यहाँ पर काटेगा, बीच में ही हमेशा काटता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को। ये क्या होगा, बीच में ही काटेगा, और ये बिंदु जो होगा बीच का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, इंटीरियर सेंटर बोलते हैं। क्या याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज होगा और त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त खींचा जाए तो इसका जो वृत्त का केंद्र होगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र। इसके बाद एक और है हमारे पास, ये बाह्य के परिकेंद्र या बाह्य केंद्र कहा जाता है, परिकेंद्र। ठीक है, ये सब सारे चीज़ बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आगे चल करके आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, परिकेंद्र मतलब एक त्रिभुज बनाया जाएगा और त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त कहते हैं, और परिवृत्त का जो केंद्र होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो O होगा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं हम लोग। क्या समझना है इसमें कि परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर में ये क्या हो, वृत्त हो, और इसका जो केंद्र होगा वही परिकेंद्र कहलाएगा। तो अंतःवृत्त कहा जाए तो अंतःवृत्त मतलब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर, और परिवृत्त कहा जाए तो क्या होगा, त्रिभुज के बाहर, और केंद्र मतलब इसका बीच वाला। सेम चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास तो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए क्या करते हैं, आज हम लोग क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो छूट चुका है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वांगसम, और दूसरा चीज़ क्या, समरूप को लेकर के। ये भी पॉइंट क्या है, थोड़ा लंबा है, इसलिए आज के क्लास में हम लोग इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो वहाँ पर हम लोग समरूप, सर्वांगसम, इन सभी चीज़ों के बारे में, थेल्स प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी का जो एप्लीकेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन बनाने के दौरान, इसलिए उन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।